हेलो बच्चों। अपने पिछले क्लास में हम लोगों ने सरफेस टेंशन के बारे में यानी कि पृष्ठ तनाव के बारे में देखा था और ये देखा था कि पृष्ठ तनाव क्या होता है और क्या कारण है कि छोटे कीड़े जैसे मच्छर या बहुत छोटे कीड़े पानी के सरफेस के ऊपर तैरते रहते हैं। तो उसका कारण क्या था? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या होता है कि किसी भी द्रव या किसी भी लिक्विड का जो फ्री सरफेस होता है, उस फ्री सरफेस की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो मिनिमम सरफेस एरिया रखना चाहता है, यानी कि जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड होता है वो एक स्फेरिकल शेप जनरेट करता है, यानी कि स्फेरिकल शेप का रहने का हमेशा प्रयास करता है। ऐसा इसलिए है कि गिवन वैल्यू यानी दिए गए आयतन के लिए सबसे कम सरफेस एरिया किसका होगा? स्फेयर का होगा। तो स्फेरिकल सरफेस रखने की प्रॉपर्टी को ही क्या कहते हैं? लिक्विड का सरफेस टेंशन कहते हैं। और सरफेस टेंशन की वजह से इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे थे कि जैसे पेंट का जो ब्रश होता है, ठीक, पेंट का जो ब्रश होता है वो ब्रश जब हम पेंट में डालते हैं तो उसके रेशे अलग अलग होते हैं, जबकि जब हम उनको बाहर निकालते हैं तो उनके रेशे आपस में चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब बाहर निकालते हैं तो हर रेशा अगर दूर दूर रहेगा तो सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा और सारे रेशे से पास हो जाएंगे तो फ्री सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड हमेशा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। इसका ऐसे ही एग्जाम्पल देखिए कि जो कपड़े धुलते हैं हम लोग, अगर साफ पानी से कपड़े धुलें तो आसानी से साफ नहीं होगा, लेकिन जब हम उसी पानी में डिटर्जेंट डाल देते हैं तो कपड़े आसानी से धुल जाते हैं। इसका कारण है कि जब हम पानी में डिटर्जेंट डाल देते हैं तो पानी का सरफेस टेंशन घट जाता है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हमको मान लीजिए वो बबल्स बनाने हैं तो शुद्ध पानी का बबल्स आसानी से नहीं बनता, लेकिन साबुन मिले या डिटर्जेंट मिले हुए घोल का जो सरफेस टेंशन है कम होने के नाते हम उसका आसानी से बबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन से हमारे लाइफ में हैं। जैसे पेंट खुद ही एक सर्कुलर सरफेस टेंशन का एग्जाम्पल है। ठीक है। हमको कोई भी चीज खाने वाली चीजें आमतौर पे कैसी अच्छी लगती हैं? गर्म अच्छी लगती हैं, क्योंकि जैसे हॉट सूप हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, सॉरी कोल्ड ड्रिंक तो ठंडा ही था, हॉट सूप हो गया, खाने हो गए, खाना हो गया, और मान लिए कि चाय हो गया, कॉफी हो गया, ये सभी चीजें ऐसी हैं जो गर्म होने पर ही ज्यादा अच्छी लगती है। इसका कारण है कि इन सभी चीजों का गर्म होने पे इन सभी चीजों का सरफेस टेंशन कम होता है, जिससे ये हमारे जीभ पर जाके ज्यादा फैलती हैं, और जब जीभ पर ज्यादा फैलती हैं तो सरफेस टेंशन कम होने के नाते हमारे जीभ पर फैलने के कारण जो टेस्ट बड्स होते हैं जीभ में, उन टेस्ट बड्स में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट बड्स तक पहुंचते हैं, तो हमको टेस्ट अपना जो है टेस्ट बहुत अच्छा क्लियर आता है। ठीक है। तो इस तरीके से सरफेस टेंशन के कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे थे। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट कि अलग अलग केसेस के लिए लगने वाले बल, कि कौन से बल किस चीज पर कितना, जैसे एक रॉड पर कितना बल लगेगा, एक सिलेंडर सर्कुलर फ्रेम पर कितना बल लगेगा, सर्कुलर डिस्क पर क्या बल लगेगा, एनुलर डिस्क पर क्या बल लगेगा, इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में अपने देखा था। आज की क्लास में हम लोग मेनली तीन चीजें पढ़ेंगे। पहला, विस्कोसिटी क्यों होती है, उसका कॉज क्या है, व्हाट आर द एक्चुअल रीजंस ऑफ द विस्कोसिटी। ठीक, सॉरी, व्हाट आर द एक्चुअल रीजंस ऑफ द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्यों होता है। दूसरा हम पढ़ेंगे कि सरफेस टेंशन की वजह से हमको अगर किसी चीज को, सरफेस को इंक्रीज करना है तो हमको क्या करना होगा? वर्क करना होगा। तो कितना वर्क करना होगा। और तीसरा कि सरफेस एनर्जी क्या होती है। और फिर लास्ट में इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं कि सरफेस टेंशन का कॉज क्या है। कॉज ऑफ सरफेस टेंशन क्या है? ठीक है। सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव का कारण क्या है। तो पृष्ठ तनाव का जो कारण आज की डेट में हम लोगों को ज्यादा क्लियरली समझ में आता है वह मॉलिक्यूलर थ्योरी से। हम लोग जानते हैं कि हर चीज, दुनिया की हर चीज आमतौर पे छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी हुई है, और हम उन कणों को मॉलिक्यूल्स या एटम्स
कहते हैं। तो इसे मान लीजिए कि एक सरफेस है, ऐसा एक कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में हम लोगों ने क्या डाल दिया, कोई लिक्विड डाल दिया। इस कंटेनर में क्या डाल दिया, लिक्विड डाल दिया। ठीक, ऐसे ढेर सारे ऐसा लिक्विड डाल दिया। इस एग्जांपल के लिए गिलास में दूध डाल दिया या गिलास में पानी रख दिए हैं। ठीक इस तरीके से कोई भी लिक्विड डाल दिया। अब क्योंकि मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि हर चीज, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर लिखे, मॉलिक्यूलर थ्योरी ही लिखना था। मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि हर चीज किससे मिलकर बनी हुई है, हर चीज बनी हुई है मिलकर के मॉलिक्यूल्स से। हर चीज किससे मिलकर बनी हुई है, मॉलिक्यूल्स से, यानी अणुओं से। एंड सिंस एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, देयर शुड बी मॉलिक्यूल्स ऑलवेयर इन दिस लिक्विड। अब इससे मान लीजिए हम एक लिक्विड, एक मॉलिक्यूल यहाँ कंसीडर करते हैं, ये हमारा मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि ये हमारा क्या है, मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल का नाम रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ए रख सकते हैं। इस मॉलिक्यूल के चारों तरफ और क्या है, इनके चारों तरफ भी मॉलिक्यूल्स हैं। किस चीज के मॉलिक्यूल्स हैं, सेम नेचर ऑफ फ्लूइड के मॉलिक्यूल हैं। तो एक बात बताइए, जो ए मॉलिक्यूल है उसके चारों तरफ कौन से मॉलिक्यूल हैं, सेम नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी इधर 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 इस सब चारों तरफ से कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, सेम नेचर के मॉलिक्यूल हैं। तो मॉलिक्यूल ए पर लगने वाला सारा फोर्स, यानी ऑल फोर्सेस ऑन दिस, ऑल फोर्सेस आर कौन से, कोहेसिव फोर्सेस, यानी ससंजक बल। ससंजक और असंजक बल मैंने आपको विस्कोसिटी पढ़ाते समय, विस्कोसिटी की क्लास में बताया था कि दो तरह के बल होते हैं, एक समान अणुओं के बीच में लगने वाले बल और एक विपरीत अणुओं के, अलग अलग अणुओं के बीच लगने वाले बल। तो ससंजक बल यानी सारे फोर्सेज यहाँ कौन से होंगे, कोहेसिव नेचर के होंगे। क्यों, क्योंकि इसके चारों तरफ सेम नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसके चारों तरफ सेम नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, प्रेजेंट है। और जब सेम नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो इनके, इन अणुओं के ऊपर लगने वाला जो बल होगा वो कौन सा होगा, चारों तरफ से कौन सा होगा, ससंजक बल। और जब चारों तरफ से ससंजक बल है चारों तरफ से, तो ये जो मॉलिक्यूल है कंप्लीटली क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये मॉलिक्यूल किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, यानी कि साम्यावस्था में होगा। और जब लिक्विड साम्यावस्था में है, हर तरफ से कोई चीज अगर साम्यावस्था में है तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस विल बी इक्वल टू जीरो। और जब नेट फोर्स जीरो है तो इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा, कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा। तो ये मॉलिक्यूल फ्री है आसानी से पूरे लिक्विड में क्या करने के लिए, घूमने के लिए। ठीक, क्लियर है। अब अगर हम एक मॉलिक्यूल कंसीडर करें जस्ट बिलो द सरफेस, इस फ्री सरफेस के जस्ट बिलो एक मॉलिक्यूल कंसीडर करें, फ्री सरफेस के जस्ट बिलो, मान लिए कौन सा करते हैं, बी करते हैं। ए हो गया, बी हो गया। बी के साथ क्या है, तो देखिए बी के ऊपर चारों तरफ से कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, सेम नेचर के मॉलिक्यूल है। नहीं, बी पर भी कौन सा फोर्स लगेगा, मॉलिक्यूल बी जो कहाँ है, मॉलिक्यूल कहाँ है, जस्ट बिलो द फ्री सरफेस, जस्ट बिलो द फ्री सरफेस। अगर ये पूरी तरीके से पानी के फ्री सरफेस के अंदर है तो चारों तरफ से लगने वाले फोर्सेस अगेन क्या होंगे, सेम नेचर के होंगे। और जब चारों तरफ से सेम नेचर का फोर्स लगेगा तो इसके ऊपर भी हर तरफ से जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स है, अगेन कोहेसिव फोर्स है। और जब चारों तरफ से अगेन कोहेसिव ही फोर्स है तो इस पर भी लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये भी फ्री है, इसके ऊपर भी कोई बहुत ज्यादा कोई फोर्स कंसीडर नहीं हो रहा, कोई फोर्स नहीं लग रहा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं जिसका कुछ हिस्सा बहुत स्लाइट हिस्सा एबव द फ्री सरफेस हो और बाकी हिस्सा कहाँ हो, इनसाइड द सरफेस। बहुत छोटा हिस्सा
एबव द सरफेस है और बहुत बाकी सारे हिस्से किसमें है, इनसाइड द लिक्विड है। तो इस बात बताइए, आज जितना हिस्सा सरफेस लिक्विड के अंदर है उतने तरफ से फोर्सेस कौन से होंगे, उतने तरफ से फोर्सेस होंगे कौन से, कोहेसिव फोर्स। इसका नाम रख देते हैं मॉलिक्यूल सी। जो सी वाला मॉलिक्यूल है, सी वाले पे आधे पोर्शन से लग रहा है कौन सा फोर्स, कोहेसिव फोर्स। आधे फोर्सेस, आधे नीचे, आधे तरफ से क्या लग रहा है, कोहेसिव फोर्स, है ना। और बाकी आधे हिस्से में कौन सा फोर्स लग रहा है, अधेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल एंड एयर। क्लियर है। तो आधे फोर्सेस में नीचे की साइड यानी कि पार्शियली डाउनवर्ड, पार्शियली डाउन साइड, ठीक कौन से फोर्स से लग रहे हैं, कोहेसिव। जबकि पार्शियली अपर साइड, ऊपर वाले हिस्से में कौन सा पार्ट लग रहा है, कौन सा फोर्स, अधेसिव फोर्स, अधेसिव फोर्सेस, अधेसिव फोर्सेस। यानी नीचे के साइड से कौन सा फोर्स लगेगा, कोहेसिव। ऊपर के साइड से कौन सा फोर्स लगेगा, एयर का अधेसिव फोर्स। ठीक, निश्चित रूप से अधेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस के बीच में कुछ डिसबैलेंस, कुछ अनबैलेंस तो होगा ही होगा, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि कोहेसिव फोर्सेस और अधेसिव फोर्सेस की वैल्यूज एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो। इस केस में इस मॉलिक्यूल के ऊपर या तो नेट डाउनवर्ड फोर्स लगेगा या तो नेट अपवर्ड फोर्स लगेगा। ठीक है, या तो नेट डाउनवर्ड फोर्स लगेगा या तो नेट अपवर्ड फोर्स लगेगा, पर निश्चित है कि कुछ फोर्स लगेगा। और जनरली कोहेसिव फोर्सेस की वैल्यू ज़्यादा होती है प्योर कंटेंट्स में, प्योर लिक्विड्स में। इसलिए कोहेसिव फोर्स की वजह से एक नेट डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। क्योंकि मान लें कि अगर ऊपर एयर भी नहीं है, यानी वैक्यूम में ये चीज़ें चेक हो रही हैं, तो ऊपर से अधेसिव फोर्सेस तो नहीं लगेंगे, तब उस केस में सिर्फ डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स लगेंगे। तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। क्लियर है। इसी तरीके से एवरी मॉलिक्यूल विच इज सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर या फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, they experiences a net force acting in downward direction within the liquid। यानी अगर हम ये फ्री सरफेस बनाना चाहें, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड बनाएं, तो इन सभी पार्टिकल्स पे, इन सभी पार्टिकल्स पे किसी ना किसी डायरेक्शन में क्या लगेगा, नेट डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। ठीक, और इस नेट डाउनवर्ड फोर्स के नाते ये जो फ्री सरफेस है वो कैसा हो जाएगा, कर्व्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कर्व्ड हो जाएगा। तो यही रीजन है, यही रूट कॉज है किस चीज का, सरफेस टेंशन का। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। आई होप कि क्लियर होगा आपको ये सारी चीजें। अब सरफेस टेंशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट सरफेस टेंशन के लिए कौन सा फोर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है कोहेसिव फोर्स। तो हर वो फैक्टर जो कोहेसिव फोर्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे, वो सभी फोर्सेस सरफेस टेंशन को भी क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। और हर वो फैक्टर जिसकी वजह से कोहेसिव फोर्सेस इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे, वो सभी फैक्टर सरफेस टेंशन को क्या करेंगे, इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सरफेस टेंशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। सो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, ठीक है। जैसे टेम्परेचर, जितना ज्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगे, कम होंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। मैंने पिछले क्लास में भी आपको ये चीज बताया था, तो इस बार थोड़ा शॉर्ट करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिए। सबसे पहला फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं,
वैसे वैसे कोहेसिव फोर्सेस घटते हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ने से कोहेसिव फोर्स क्या होगा, घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि इंटर मॉलिक्यूल फ्री हो जाएगा, और जब मॉलिक्यूल ज़्यादा एनर्जेटिक होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा वाइब्रेशन या मोशन करेगा, और जब मोशन ज़्यादा करेगा तो दो फोर्सेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो कोहेसिव फोर्स घटता है। और क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से कोहेसिव फोर्स घटता है, सरफेस टेंशन आल्सो विल बी रिड्यूसिंग, सरफेस टेंशन भी क्या होगा, घटेगा। तो रीजन ध्यान रखना है कि सरफेस टेंशन बढ़ने से, सॉरी टेम्परेचर बढ़ने से सरफेस टेंशन घटता है। ठीक है। दूसरा फैक्टर हो गया कि इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी, यानी कि कोई क्या कह सकते हैं, कोई भी इम्प्योरिटी यानी कंटामिनेंट, कोई अशुद्धता मिला दिए तो क्या होगा। तो ध्यान रखिए, ये अशुद्धता मिलाने से क्या होगा, तो अशुद्धता कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। हो सकता है कि जो चीज हम मिला रहे हैं वो लिक्विड में सॉल्युबल हो, या हो सकता है जो चीज हम मिला रहे हैं वो लिक्विड में सॉल्युबल ना हो। यानी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी पदार्थ में घुलनशील होती हैं, घुल जाती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अघुलनशील होती हैं। जैसे अगर हम किसी लिक्विड में, यानी जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए पानी ले लेते हैं, पानी में अगर हम कोई सॉल्युबल चीज जैसे चीनी घुला दें, तो चीनी क्या करता है, चीनी जाके पूरी तरीके से सॉल्युबल है, जब पूरी तरीके से सॉल्युबल है तो जाके मिक्स हो जाएगा और एक होमोजीनियस मिक्सचर क्रिएट करेगा। और जब होमोजीनियस मिक्सचर क्रिएट करेगा तो होमोजीनियस मिक्सचर्स का विस्कोसिटी क्या होगा, सॉरी सरफेस टेंशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर सॉल्युबल इम्प्योरिटी है तो सरफेस टेंशन इंक्रीज करेगा, और अगर इनसॉल्युबल है, जैसे एग्जांपल के लिए डिटर्जेंट, तो डिटर्जेंट इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसके क्वेश्चन आते हैं। सोप का सोल्यूशन, ये सभी इनसॉल्युबल है। क्यों? क्योंकि इनमें जो लॉन्ग चेन होती है वो हाइड्रोकार्बन की होती है, और हाइड्रोकार्बन हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक, क्योंकि डिटर्जेंट या सोप कैसे बने हुए हैं, लॉन्ग कार्बन चेन विथ सम आयनिक हेड। ये वाला जो पोर्शन होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, ये लॉन्ग चेन वाला कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक लॉन्ग चेन होगा। ठीक, लॉन्ग कार्बन चेन होगा, और ये कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक होगा। अब हाइड्रोफोबिक पार्ट की वजह से जो इंसॉल्युबल कंटेनर है वो सरफेस टेंशन को क्या करेगा, मतलब जो इंसॉल्युबल चीज है वो सरफेस टेंशन को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ध्यान रखना है। तो अगर इम्प्योरिटी सॉल्युबल है तो सरफेस टेंशन को इंक्रीज करेगी, और अगर सॉल्युबल इम्प्योरिटी इनसॉल्युबल है तो सरफेस टेंशन को डिक्रीज करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर सॉल्युबल है तो वो दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में और ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाएगा। दो तीन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या करेगा, और ज्यादा इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसका नेचर इनके ही जैसा है। लेकिन अगर इनसॉल्युबल है तो वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच के सरफेस टेंशन को क्या करेगा, बहुत हाईली डिस्टर्ब करेगा। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगे तो कोहेसिव फोर्सेस कम होंगे, और जब कोहेसिव फोर्सेस कम होंगे तो सरफेस टेंशन स्वतः ही अपने आप ही क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? दो फैक्टर्स आपको क्लियर हो गए या नहीं हो गया? ठीक, चेक कर लिए। क्लियर है? तीसरा पार्ट हो सकता है आपका कि कंटामिनेशन यानी अशुद्धियां, यानी कि बाहर से कोई संदूषण, हिंदी में क्या कहेंगे, संदूषण। जैसे प्रदूषण वैसे संदूषण। अब अगर मान लिया कंटामिनेशन, जैसे एग्जांपल के लिए आपने देखा होगा कि जहां मच्छर वगैरह ज्यादा रहते हैं क्योंकि पानी के फ्री सरफेस पे रह सकते हैं, तो इनका जो अंडा यानी लार्वा होता है
उस लार्वा को खत्म करने के लिए हम पानी के सरफेस पे क्या डाल देते हैं, तेल डाल देते हैं। तेल इमिसिबल फ्लूइड है, और जब इमिसिबल है तो वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेगा, और जब सरफेस टेंशन घट जाएगा तो लार्वा अपने वेट की वजह से पानी के अंदर चला जाएगा, और जब चला जाएगा तो डूब जाएगा तो कल्याण हो जाएगा, है ना। तो कंटामिनेशन के होने की वजह से, नहीं अगर हम कंटामिनेशन जैसे डस्ट पार्टिकल है ना, धूल है, कोई ऐसी चीज जो 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 सरफेस टेंशन के रूट कॉज यानी कि कोहेसिव फोर्सेस को क्या करे, रिड्यूस करे, कोई कंटामिनेशन है जैसे डस्ट हो गया, और जैसे प्लास्टिक के छोटे छोटे पीसेस हो गए, ठीक, जैसे थर्माकोल हो गया, ऐसी कोई चीज अगर हम मिला देते हैं तो क्या होगा, ऐसी कोई चीज मिला देते हैं तो कंटामिनेशन की वजह से सरफेस टेंशन रिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि कोहेसिव फोर्सेस का अमाउंट घट जाएगा, क्योंकि वो फ्री सरफेस पे अमाउंट ऑफ लिक्विड को क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसे यहाँ पे ये पूरा लिक्विड का फ्री सरफेस होता, अब अगर हम ऊपर डस्ट पार्टिकल या प्लास्टिक या थर्माकोल डाल देंगे तो यहाँ ये सब जगह पे कौन आ जाएगा, ये डस्ट पार्टिकल आ जाएंगे, थर्माकोल आ जाएगा, प्लास्टिक आ जाएगा, है ना। और जब ऐसा हुआ तो ये जो फ्री सरफेस का अमाउंट है, क्वांटिटी है, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, वो फ्री सरफेस ही कम हो जाएगा, और जब फ्री सरफेस कम हो जाएगा तो अपने आप से ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस क्या होंगे, घटेंगे, तो सरफेस टेंशन का नेचर अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है? तो ये फैक्टर्स हैं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपके पहले और दूसरे टेम्परेचर और इम्प्योरिटी। आपसे अक्सर पूछता है कि सोप मिलाने से सोप सोल्यूशन का सरफेस टेंशन कम होगा या प्योर वाटर का सरफेस टेंशन कम होगा। तो ध्यान रखिएगा, सोप सोल्यूशन का सरफेस टेंशन प्योर वाटर के कंपैरिजन में कम होता है, और यही कारण है कि कपड़े साफ होते हैं। प्योर वाटर के कंपैरिजन में सोप सोल्यूशन का सरफेस टेंशन कम होता है, यही कारण है कि बबल्स किससे बनाए जाते हैं, सोप सोल्यूशन से बनाए जाते हैं। क्लियर है? ध्यान रखना, सोप सोल्यूशन का सरफेस टेंशन कम होता है एज कंपेयर टू द प्योर वाटर, और यही कारण है कि सोप सोल्यूशन ज्यादा स्लिपरी होता है, ज्यादा फिसलता है। क्लियर है? तो इट शुड बी क्लियरली मेंशन्ड इन एनी पेपर। आपके दिमाग में भी ये बात बहुत क्लियरली मेंशन होनी चाहिए कि भाई सोप सोल्यूशन का सरफेस टेंशन कम होता है, डिटर्जेंट का सरफेस टेंशन कम होता है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। हो गया? अब हम अपने अगले टॉपिक पर आते हैं। सरफेस टेंशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरफेस टेंशन से खूब क्वेश्चंस आते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन। ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन यानी पृष्ठीय तनाव के अगेंस्ट में हमको क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो वो कार्य क्या है, ठीक, और कितना करना पड़ता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, सरफेस जैसे ये फ्री सरफेस है, इस फ्री सरफेस की टेंडेंसी क्या है कि वो ऐसे गोल रहना चाह रहा है। ठीक, अब अगर हम इसको फ्री कर दें तो वो गोल हो जाएगा, पर अगर हम इसको फैलाने की कोशिश करें तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी शार्प टेबल के किनारे पे लिक्विड ऐसे जाके जमा हो जाता है, ऐसे थोड़ा सा बाहर, मतलब कि जो आपका एजेस है, किनारे हैं, उससे थोड़ा सा बाहर तक ऐसे लिक्विड लटका रहता है, इधर पूरा रहता है ना। बहुत ध्यान दिया होगा तो आपको दिखेगा, किसी मेज के किनारे, शीशे वगैरह के मेज पर आपको क्लियरली ये चीज दिखेगी। ठीक, अब अगर ये ऐसे किनारे लटका हुआ है, क्यों लटका हुआ है, थोड़ा बहुत पोर्शन
क्योंकि लिक्विड के सरफेस टेंशन की वजह से वो नीचे नहीं गिर रहा। अब अगर आप क्या करिए, हल्का सा यहाँ हाथ लगा के ऐसे स्लाइड कर दीजिए इस तरीके से, तो क्या होगा, तो ये लिक्विड अपने आप से क्या होगा, गिरने लगेगा। ये लिक्विड क्या होगा, गिरने लगेगा। तो जब ये हाथ आप ऐसे किए हैं इस तरीके से, उसका फ्री सरफेस ब्रेक कर रहे हैं, क्या करना है, सरफेस को ब्रेक कर रहे हैं। तो जब सरफेस को ब्रेक कर रहे हैं, सरफेस को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, तो जब सरफेस को ब्रेक करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। ये वर्क डन क्यों करना पड़ा, ये वर्क डन करना पड़ा ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन के अगेंस्ट जब हम वर्क करेंगे तो निश्चित रूप से वर्क की वैल्यू होगी, और वह वर्क की वैल्यू कितनी होगी, वही हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किसी भी लिक्विड के केस में सरफेस टेंशन के अगेंस्ट हमको कितना वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लेते हैं। एक रेक्टेंगुलर क्या लिए, फ्रेम लिए। एक रेक्टेंगुलर क्या लिए, फ्रेम लिए। इस रेक्टेंगुलर फ्रेम में एक पोर्शन ऐसा है जो थोड़ा मूवेबल है, जो क्या है, कंप्लीटली मूवेबल है इस फ्रेम के ऊपर, आगे पीछे हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए कोई भी चीज ले सकते हैं, जिससे बच्चे बबल बनाते हैं, वैसा कुछ ले लेते हैं। एक रिंग का फ्रेम ले सकते हैं, रेक्टेंगुलर फ्रेम हम लोग लिए अपने आसानी के लिए। अब मान लीजिए कि इस रेक्टेंगुलर फ्रेम का ये वाला जो पोर्शन है, इसका लेंथ है L, इसका लेंथ है AB, और AB की वैल्यू कितनी है, L। और ये वाला जो लेंथ है ABCD मान लेते हैं फ्रेम का साइज। अब ये फ्रेम हो गया, ठीक, जिसमें ये वाला चीज लेंथ L है और ये वाला कितना है, B है। तो ये वाला B हो गया और ये वाला साइड L हो गया। ठीक, अब हमने क्या किया, इस फ्रेम को किसी सोप सॉल्यूशन में डुबाया। सोप सॉल्यूशन इसलिए क्योंकि उसका सरफेस टेंशन थोड़ा कम होता है, सरफेस बन जाएगा। अब जब सरफेस बन गया तो कैसा होगा, ये पूरा एक सरफेस होगा, ये पूरा क्या होगा, सोप सॉल्यूशन का सरफेस होगा। ठीक, ये क्या बन गया, सोप सॉल्यूशन का सरफेस बन गया। कंटेनर नहीं है, सरफेस है। जैसे बच्चे बबल्स बनाते हैं ना, वही वाला सरफेस है। क्लियर है, अब सरफेस बन गया। ये सरफेस के इधर मतलब ऐसे है, ध्यान रखिएगा, ये ऐसे फ्रेम है, ऐसे फ्रेम है, यहाँ पे ये वाला फ्री सरफेस है। आप इसको जब आगे खींचेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ना चाहिए फ्लूइड का। क्लियर हो गया, ठीक, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए इस रॉड के पास कितने फ्री सरफेस हैं, मतलब कितने फ्री लेंथ है, तो हम लोग जानते हैं 2 फ्री लेंथ है। तो जब 2 फ्री लेंथ है तो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स कितना होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड, एक्टिंग ऑन द लेंथ AB, AB ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से यानी पृष्ठ तनाव की वजह से कितना फोर्स लग रहा है AB पर, और वो फोर्स की वैल्यू हम लोग जानते हैं, सरफेस टेंशन इनटू क्या, उसका फ्री लेंथ, क्या, फ्री लेंथ, उसका फ्री लेंथ। और हम लोग जानते हैं कि 2 फ्री लेंथ होते हैं रॉड में, तो 2L। ठीक है, सरफेस टेंशन कितना आया, सरफेस टेंशन की वजह से कंटेनर पे लगने वाला फोर्स कितना है, 2 इंटू T इंटू 2L। और ये फोर्स किस तरफ लगेगा, तो हम लोग जानते हैं ये फोर्स इस रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे लिक्विड की साइड में लगेगा। किस तरफ लगेगा, लिक्विड की साइड में लगेगा। और जब इस साइड में लगेगा तो ये जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड की लेयर अपने आप को स्फेरिकल करने की कोशिश करेगी। इसका मतलब अगर ऐसे प्लेन है तो प्लेन ना रह के वो ऐसे कर्व होने की कोशिश करेगी, ऐसे प्लेन ना होके क्या होने की कोशिश करेगी, कर्व होने की कोशिश करेगी। अब अगर हम चाहते हैं कि एक कर्व ना हो तो हमको इतना ही फोर्स इक्वल लगाना पड़ेगा इस तरफ, एक्सटर्नल फोर्स। हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कह सकते हैं टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बिकमिंग
स्फेरिकल, फ्रॉम बिकमिंग स्फेरिकल, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? एफ एक्सटर्नल इज टू बी अप्लाइड, इज टू बी अप्लाइड। और कितना लगाना पड़ेगा? तो एफ ऑब्वियसली ज्यादा लगा देंगे तो बाहर चला जाएगा। एफ एक्सटर्नल शुड बी इक्वल टू सरफेस टेंशन वाला फोर्स यानी टी इंटू 2L। इतना फोर्स लगा के हम उसको क्या कर सकते हैं? इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं, यानी ना अंदर जाने देंगे ना बाहर जाने देंगे। क्लियर हो गया बात? समझ में आई? अब नेट फोर्स क्या है? अभी इस समय 0 है। नेट फोर्स क्या है? 0 है। अब हम इस फोर्स नेट 0 के साथ कांस्टेंट वेलोसिटी, भाई सिंपल, वो अंदर जा रहा था, हम उसको बाहर खींचे थे। कांस्टेंट वेलोसिटी से तो वो मूव कर सकता है। टू मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, नियत वेग से चलने के लिए आपको किसी फोर्स की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है। तो अगर मान लीजिए हम इसको थोड़ा बहुत आगे खींचने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एफ एक्सटर्नल, तो मान लीजिए ये वाला जो L है, उस L को हम एक उसके नए पोजीशन पर लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो लेट इट इज डिस्प्लेस्ड बाई फ्रॉम A टू A डैश एंड B डैश। हमने क्या किया? जो जो हमारा रॉड है, फ्री लेंथ है, फ्री लेंथ को थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस किया। कितना थोड़ा? इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस dx। हम बहुत थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करना है, तो चाहे dx लिखें चाहे डेल्टा एक्स लिखें, स्मॉल डिस्टेंस को क्या लिखेंगे? डेल्टा एक्स। अब मान लीजिए हम A को A डैश B डैश पर AB को A डैश B डैश ले जाने की कोशिश करना, तो कितना डिस्प्लेस्ड है? लेट स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज मेड, डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा एक्स इज मेड स्लोली। कैसा हुआ है? स्लोली, स्लोली, इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस स्पीड से हुआ है। ठीक, अगर हम इनफाइनाइटली स्मॉल स्पीड से करेंगे तो एक्सीलरेशन तो नहीं लगेगा, और जब एक्सीलरेशन नहीं लगेगा तो एक्सटर्नल फोर्स की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी एफ एक्सटर्नल सरफेस टेंशन वाले फोर्स के ही इक्वल होगा। लेकिन सरफेस थोड़ा थोड़ा क्या हो गया? मूव करेगा बहुत स्लाइटली, तो डेल्टा एक्स मान लीजिए चेंज हुआ। अब जब चेंज हुआ तो वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन कितना हुआ? डेल्टा डब्ल्यू। और ये वर्क डन क्यों हुआ है? ये वर्क डन हुआ है क्यों? क्योंकि हम एक्सटर्नल लगाए हैं। और एफ एक्सटर्नल लगाए ही क्यों है? क्योंकि हमको सरफेस टेंशन को अगेंस्ट करना था, उसको रोकना था, उसको अपोज करना था। इसका मतलब ये फोर्स एफ एक्सटर्नल इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, एफ एक्सटर्नल इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। और एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी है? टी इंटू 2L इंटू डेल्टा एक्स। अब एक बात बताइए, टी तो टी हो गया, इंटू 2L क्या है? तो ये जो रॉड था, रॉड का एक साइड इधर और एक साइड इधर, एक लेंथ ये और एक लेंथ पीछे, यानी ऐसे रॉड था, ऐसे रॉड है, तो रॉड के इस वाले सरफेस और रॉड के इस वाले सरफेस का लेंथ ये थे, सिंपल। और ये लेंथ यहाँ पहले यहाँ था, बाद में डिस्प्लेस होके कहाँ पहुंच गया? यहाँ से यहाँ पहुंच गया। तो ये जो दोनों मार्कर्स के बीच का एरिया है, उतना सरफेस एरिया फ्लूइड का बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? और जब फ्री सरफेस हम बढ़ा रहे हैं तो ये एरिया कितना होगा? तो सिंपल इस मार्कर का लेंथ इंटू इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स। और ऐसे कितने सरफेस है? एक इस तरफ और एक पीछे की साइड, दो सरफेसेस हैं, यानी ऐसे हैं। यहाँ से रॉड यहाँ तक मूव किया है, यहाँ से रॉड यहाँ तक मूव किया है, तो एक सरफेस इधर और एक सरफेस पीछे। तो एक 2L इंटू डेल्टा एक्स बाहर एरिया और अंदर एरिया दोनों मिला के हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे T इंटू डेल्टा ए, T इंटू डेल्टा ए। सो द वर्क डन का फॉर्मूला है T इंटू डेल्टा ए, जहां डेल्टा ए क्या है? डेल्टा ए है फ्री सरफेस ए, चेंज इन फ्री सरफेस एरिया, चेंज इन फ्री सरफेस एरिया, चेंज इन फ्री सरफेस एरिया। फ्री सरफेस एरिया में होने वाला चेंज। तो टोटल वर्क डन अगेंस्ट
सरफेस टेंशन डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए। और जब ये वर्क डन हुआ तो इस वर्क डन को क्यों कर रहा है, कौन किया है, एक्सटर्नल फोर्स किया है। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। इसीलिए सरफेस के पास एक एनर्जी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सरफेस एनर्जी यानी पृष्ठीय ऊर्जा। और वो पृष्ठीय ऊर्जा की वैल्यू एग्जैक्टली उतनी ही होगी जितना कि उसके ऊपर वर्क डन हुआ है। तो वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन सरफेस एरिया। और किसी चीज को बनाने में जो सरफेस बना है, क्रिएट हुआ, वो भी तो एक चेंज ही है। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, एक बबल बनाया, तो बबल में क्रिएट किया ना चेंज, और जब बबल बनाए हैं तो चेंज क्रिएट हुआ है, तो वही चेंज ही वर्क डन होगा। और जो वर्क डन होगा वही वर्क डन ही किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो आई होप यहाँ से आपको वर्क डन का फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। आप एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक। अगर नहीं क्लियर हो तो आप एक बार रिवाइंड करके देख सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि हम उसको और अच्छा इंप्रूव कर सकें और बढ़िया कर सकें, ठीक है। तो ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला है, कितना, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए। अब अगर हम कैलकुलस के फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं टी डब्ल्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू इक्वल टू टी इंटू डी ए। इससे क्या होगा कि हमको जरूरत पड़ने पे हम कैलकुलस लगा पाएंगे, इंटीग्रेशन कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर है, इसको नोट कर लिया या स्क्रीनशॉट ले लिया। हो गया बेटा। अब देखिए, जो वर्क डन हम किए हैं किसी चीज को बनाने में, वही वर्क डन हमारा किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि सरफेस एनर्जी क्या होता है। ठीक है, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी यानी पृष्ठीय ऊर्जा, पृष्ठीय या पृष्ठ ऊर्जा, पृष्ठीय ऊर्जा। ये एक तरीके से स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी यानी स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्म है। मान लीजिए कि कोई लिक्विड है, ठीक, उस लिक्विड को हमने क्या किया, ड्रॉप के फॉर्म में निकाल, मतलब एक ड्रॉप बनाया, लिक्विड का क्या बनाया, ड्रॉप बनाया। तो जब लिक्विड का ड्रॉप बनाया तो लिक्विड के ड्रॉप के में क्या क्या होगा, कितने फ्री सरफेस होंगे, लिक्विड के ड्रॉप में कितने फ्री सरफेस होंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो लिक्विड के ड्रॉप में, लिक्विड ड्रॉप में कितने फ्री सरफेस होंगे, ऑब्वियस सी बात है कि अंदर के तो सभी तरफ से सेम ही मॉलिक्यूल होगा, खाली बाहर बाहर अलग है, तो फ्री सरफेस कितना है, एक है। अब इस लिक्विड ड्रॉप को बनाने में हमको क्या करना पड़ा होगा, सरफेस टेंशन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा होगा। वर्क कितना, वर्क इक्वल्स टू टी इंटू डेल्टा ए, सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया। तो सरफेस टेंशन हो गया टी इंटू चेंज। तो भाई चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल सरफेस एरिया इसका कितना है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो जहां आर क्या होगा, इसका रेडियस होगा। और फ्री सरफेस इनिशियल वैल्यू पहले था ही नहीं तो कुछ नहीं, तो वर्क का फॉर्मूला आया टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यही वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी के फॉर्म में। यही वर्क हमारा किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी के फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं कि किसी ड्रॉप की सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यानी सरफेस एनर्जी ऑफ ड्रॉप, सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड ड्रॉप, सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड ड्रॉप का फॉर्मूला क्या आया, T इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों, लिक्विड ड्रॉप के पास एक ही सरफेस होगा,
लिक्विड ड्रॉप के पास एक ही सरफेस होगा। अब आप एक सोचिए ध्यान से कि मान लीजिए एक बड़ा सरफेस है, क्या है, एक बड़ा सरफेस, बड़ा मॉलिक्यूल है जिसका रेडियस बड़ा है, एक बड़ा सा क्या है, ड्रॉप है, मॉलिक्यूल नहीं है बल्कि बल्कि ये क्या है, बड़ा सा ड्रॉप है। एक बड़े ड्रॉप का रेडियस ज्यादा है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। अब इसकी सरफेस एनर्जी कुछ है, मान ली इतनी है। अब इस ड्रॉप को हमने क्या किया, इस ड्रॉप को हमने क्या किया, इस ड्रॉप को हमने छोटे 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 सरफेसेस में बांट दिया, छोटे छोटे ड्रॉप्स में डिवाइड कर दिया। तो जब छोटे छोटे ड्रॉप्स में डिवाइड करेंगे तो इस एक छोटे ड्रॉप का सरफेस एरिया क्या होगा, ऑब्वियसली छोटा होगा क्योंकि इसका रेडियस छोटा है। तो लिक्विड का तो नेचर चेंज नहीं हुआ, नहीं, और लिक्विड का नेचर नहीं चेंज हुआ तो टी तो सेम रहेगा। तो हमारा ई डैश कितना हो जाएगा, यानी छोटे ड्रॉप का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो सरफेस टेंशन टी और इसका रेडियस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो सरफेस एनर्जी कितनी आएगी, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब ऑब्वियस सी बात है, ध्यान से समझेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये सरफेस एनर्जी और इस सरफेस एनर्जी में ऑब्वियस सी बात है कि कुछ क्या है, डिफरेंस है। वो जो डिफरेंस है, वो जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है, वो डिफरेंस की वजह से या तो हम ये डिफरेंस क्रिएट करें कहीं से वर्क देके, और अगर हम वर्क नहीं दिए हैं तो वो वर्क लिक्विड खुद ही करेगा, और अगर लिक्विड खुद ही करेगा तो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है। और जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, क्योंकि इंक्रीज होगा क्योंकि एक मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया कम होगा, और उसको जैसे ऐसे है, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे आपस में क्लोज है तो फ्री सरफेस खाली बाहर है, सबको अलग कर दें तो सारा फ्री सरफेस हो गया। उस केस में फ्री सरफेस बढ़ने की वजह से सरफेस एनर्जी भी बढ़ जाएगी। अब आप एक बात बताइए, पहले सरफेस एनर्जी कम थी, बाद में सरफेस एनर्जी बढ़ गई, तो सरफेस एनर्जी तो बिना वर्क डन के बढ़ेगी नहीं, और वर्क डन हम बाहर से कर नहीं रहे हैं। तो वर्क डन कहाँ से होगा, वर्क डन लिक्विड अपनी खुद की एनर्जी से करेगा, अपने खुद के हीट से करेगा, अपने खुद के थर्मल एनर्जी से करेगा। और इसीलिए जब हम किसी चीज को स्प्रेड करते हैं, जब हम किसी चीज को क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं, यानी स्प्रे करते हैं, जब किसी चीज को स्प्रे करते हैं तो हमको क्या फील होता है, ठंडा फील होता है। ये कहते हैं क्या, स्प्रेइंग कॉजेस कूलनेस, स्प्रेइंग कॉजेस कूलनेस। जब हम किसी चीज को स्प्रे क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं तो वो कूल हो जाता है, ठंडा फील करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसका फ्री सरफेस एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और जब सरफेस एनर्जी इंक्रीज करेगा तो थर्मल एनर्जी डिक्रीज करेगी, थर्मल एनर्जी डिक्रीज करेगी तो टेम्परेचर डाउन फील होगा, इसीलिए ठंडा फील होगा। ठीक है, हालांकि इस पर हम अलग से कैलकुलेशंस करेंगे। तो समझ में आया सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप कितना आया, टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब मान लीजिए सोप बबल है, क्या है, सोप बबल है, क्या है, सोप बबल है। तो सोप बबल में जो भी लिक्विड होगा, जो भी लिक्विड होगा वो कहाँ होगा, सिर्फ सरफेस पे। इसके अंदर भी एयर और इसके बाहर भी एयर, इसके अंदर भी एयर और बाहर भी एयर। इस केस में इसके पास कितने सरफेसेस हैं, इसके पास 2 सरफेसेस हैं, और जब 2 फ्री सरफेस हैं तो इसका फॉर्मूला हो गया T इंटू 2 टाइम्स ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर। सो हो गया T इंटू 8 पाई आर स्क्वायर, T इंटू 8 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, बात समझ में आई। तो ये हो गया एनर्जी ऑफ सोप बबल, सरफेस एनर्जी ऑफ सोप बबल, सोप बबल। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए एयर बबल है किसी लिक्विड में, किसी लिक्विड में क्या है, एयर बबल, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह में अंदर की तरफ रहता है ना बबल, तो अगर लिक्विड में एयर बबल है, क्या है, लिक्विड में एयर बबल है, यानी एयर बबल इन लिक्विड, तो इसके पास कितने सरफेस होंगे,
ऑब्वियसली एक ही होंगे क्योंकि बाहर से चारों तरफ से तो एयर है, सॉरी बाहर से चारों तरफ तो लिक्विड है, तो एक ही एयर है, एक ही फ्री सरफेस अंदर वाला, तो उसकी एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, T इंटू 4πr स्क्वायर। क्लियर है? तो ये तीन केसेस आपको ध्यान रखने होंगे, जब भी क्वेश्चंस बनेंगे इन्हीं तीन केसेस से बनेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इस पर, इन सभी से टॉपिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, फिर आगे की क्लास में आगे के लेक्चर्स देखेंगे। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए देखिए, हम लोग देखते हैं कि वर्क डन इन स्प्लिटिंग ए ड्रॉप क्या होगा। स्प्लिटिंग ए बिगर ड्रॉप इनटू स्मॉलर ड्रॉप्स, बिगर ड्रॉप इनटू स्मॉलर ड्रॉप्स। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फॉर्मूला नहीं रटना है। ठीक है, देखिए मान लीजिए एक बड़ा सा ड्रॉप है, यही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा किस पे, बबल्स पे भी, बस खाली आपको सरफेस एरिया का नंबर ध्यान रखना होगा बस। अब मान लीजिए कि इसके पास क्या है, रेडियस है r, इसका रेडियस कितना है r, तो एक बिगर ड्रॉप का रेडियस है कैपिटल R एंड इट इज स्प्लिटेड इनटू स्मॉलर ड्रॉप्स ऑफ रेडियस स्मॉल r, इनके स्मॉल r रेडियस, इसका रेडियस कितना है स्मॉल r, और नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितने हैं, तो मान लिए n ड्रॉप्स हैं। तो एक बड़ा ड्रॉप n ड्रॉप्स में डिवाइड हुआ, स्प्लिट हुआ, टूटा, याद कर सकते हैं, तोड़ा गया। अब जब स्प्लिट हुआ तो बड़े वाले का वॉल्यूम कितना होगा, ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप should be equal to volume of one smaller drop into उनका नंबर। ठीक है, बड़े वाले का बिगर ड्रॉप कितना है, बड़े वाले बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, छोटे एक ड्रॉप का हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इंटू इसका नंबर n हो जाएगा। क्लियर है? इस केस में 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो कैपिटल R क्यूब बाई स्मॉल n इज इक्वल टू आया स्मॉल r क्यूब। क्लियर है? बात समझ में आई? सो जब चाहे तब इसका रेशियो बना सकते हैं हम लोग, तो हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल r इक्वल टू r डिवाइडेड बाई n की पावर 1/3, यानी n का अंडर क्यूब रूट। तो बड़े रेडियस और छोटे रेडियस के बीच में यहां से रिलेशन निकाल सकते हैं जरूरत पड़ने पर। क्लियर है? अब बात समझ में आई? अब पहले फ्री सरफेस कितना था, सरफेस एनर्जी कितनी थी, सरफेस एनर्जी ऑफ बिगर ड्रॉप, बड़े ड्रॉप की सरफेस एनर्जी तो ऑब्वियसली T इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, और सरफेस एनर्जी ऑफ स्मॉलर ड्रॉप्स of all smaller drops, all smaller drops, तो कितना हो जाएगा T इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ऐसा इसलिए है, ध्यान दीजिए कि भाई सिंपल, एक बड़े वाले का ड्रॉप का फॉर्मूला ये हो गया, एक बड़े के सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला ये हो गया, और छोटे छोटे कई ड्रॉप्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो एक ड्रॉप का T इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, और ऐसे n ड्रॉप्स हैं तो n इंटू इतना। क्लियर है? अब अगर हम इन दोनों वैल्यूज में डिफरेंस क्रिएट करें तो वही हमारा वर्क डन होगा। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी n इंटू टी इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर माइनस T इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी का डिफरेंस ही तो वर्क डन होगा। तो 4 पाई T कांस्टेंट हो गया, बाहर आ गया, 4 पाई और T क्या हो गया, बाहर आ गया, तो n इंटू स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर। ठीक, तो हमारा एक फॉर्मूला तो यहीं से बन गया, वो फॉर्मूला है 4 पाई T, कैपिटल R स्क्वायर बाहर लेके चले गए तो हो गया n
आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 1, एन स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ से अगर हम चेक करना चाहें तो स्मॉल आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 1n की पावर 2/3। क्यों? क्योंकि 1/3 था, स्क्वायर किए तो 2/3 हो गया। सो स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1/n की पावर 2/3। ठीक है, अगर हम यहाँ वैल्यू रख दें तो यहाँ n की पावर 1 है और नीचे n की पावर 2/3 हो जाएगा। तो n की पावर 1 और n की पावर 2/3 नीचे से ऊपर गया तो माइनस हो जाएगा, तो n की पावर 1/3 बचेगा। सो 4 पाई कैपिटल टी आर स्क्वायर और n की पावर 1/3 माइनस 1, 1/3 मतलब क्यूब रूट हो जाएगा, n बाई एन स्क्वायर n की पावर 2/3। तो 1 माइनस 2/3 से सॉल्व हुआ तो n की पावर 1/3 माइनस 1, ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला है। और आप देखिए ध्यान से, स्मॉल n की वैल्यू 1 से तो ज्यादा होगी क्योंकि बड़े ड्रॉप को छोटे में कन्वर्ट किए हैं, तो ये उसका क्यूब रूट भी 1 से ज्यादा होगा। और जब क्यूब रूट 1 से ज्यादा होगा तो 1 से ज्यादा माइनस 1 कोई वैल्यू पॉजिटिव होगा, यानी वर्क डन क्या है? पॉजिटिव है। वर्क डन पॉजिटिव है, इसका मतलब फाइनल एनर्जी, फाइनल सरफेस एनर्जी इनिशियल सरफेस एनर्जी से ज्यादा है। और अगर फाइनल सरफेस एनर्जी इनिशियल सरफेस एनर्जी से ज्यादा है, इसका मतलब है कि सरफेस एनर्जी बढ़ी है। और अगर सरफेस एनर्जी बढ़ी है तो या तो बाहर से एनर्जी मिली होगी, और अगर नहीं मिली है तो खुद लिक्विड की थर्मल एनर्जी ने वर्क किया होगा, और उस केस में टेम्परेचर क्या होगा? डाउन होगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? क्लियर है? इसके और फॉर्मेट्स हो सकते हैं, यहां से इसके क्या हो सकते हैं? और फॉर्मेट्स हो सकते हैं। जैसे अगर हम WD का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला निकालना है तो 4 पाई टी हो गया एन आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर है। अगर हम 4 पाई कैपिटल टी एन आर स्क्वायर और स्मॉल आर स्क्वायर को ध्यान दीजिए, एन आर स्क्वायर और स्मॉल आर को ध्यान दीजिए। ठीक है, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सिंपल, अगर हम चाहें तो आर क्यूब को बाहर ले सकते हैं। क्या ले लिए? कैपिटल आर का क्यूब। कहेंगे सर है ही नहीं, कैसे ले लिए? तो ले लिए। अब इससे क्या होगा? एन आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर क्यूब, नहीं था तो आ गया, मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस आर स्क्वायर बाहर चला गया, जबकि हमको क्यूब बाहर करना तो 1/r बाहर आ गया यहाँ अंदर। और क्लियर है? बात समझ में आई? अब अभी आप ध्यान दिए होंगे तो आपको दिखा होगा कि स्मॉल n इंटू आर क्यूब इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब था। स्मॉल आर क्यूब इंटू एन बराबर क्या था? कैपिटल आर क्यूब था। तो कैपिटल आर क्यूब की जगह हम क्या रख सकते हैं? एन इंटू आर क्यूब रख सकते हैं। ठीक, तो हो गया 4 पाई टी कैपिटल आर क्यूब और एन आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर क्यूब की जगह रखे एन स्मॉल आर क्यूब माइनस 1/r, जो हमारा सॉल्व होके हो गया 4 पाई टी आर क्यूब एन एन कैंसिल 1/r स्मॉल आर माइनस 1 कैपिटल आर। तो वर्क डन का सबसे सिंपल फॉर्मूला आप ये याद कर सकते हैं, जो एन से इंडिपेंडेंट दिख रहा है। क्लियर है ना? हालांकि होता नहीं है, एन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहां से आप वर्क डन का एक फॉर्मूला और पा गए। एक फॉर्मूला वर्क डन का आप यहां देखे थे, एक फार्मूला वर्क डन का ये वाला था। तो ये अलग अलग केसेस में अलग अलग तरह से यूज होंगे,
आप इनमें से कोई भी फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन सेम आएगा। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कोआल्स ऑफ स्मॉलर ड्रॉप्स इनटू बिगर ड्रॉप, टू मेक बिगर ड्रॉप। अगर हम छोटे छोटे कई सारे ड्रॉप्स मिला करके एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, इसी का रिवर्स प्रोसेस लगाएंगे। यानी जो हम पहले कैपिटल क्यूब स्मॉल आर निकाल रहे थे वही हम कैपिटल आर निकालेंगे। प्रोसीजर एग्जैक्टली सेम रहेगा, बस डिफरेंस क्या करना है, ये माइनस ये करना है। ठीक है, तो प्रोसेस सेम रहेगा, फॉर्मूला भी नियरली सेम आएगा, बस प्लस माइनस का अंतर आएगा। इसमें वर्क डन हमको बाहर से करना पड़ता है और इसमें वर्क डन हमको बाहर से करना नहीं पड़ेगा बल्कि खुद ही मिलेगा। और इस केस में एनर्जी क्या होगी, इस केस में एनर्जी हमको क्या होगी, मिलेगी, हीट अपने आप मिलेगा। तो लिक्विड गर्म हो जाएगा, लिक्विड क्या हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा। स्प्रेइंग में लिक्विड कूल होता है, जबकि स्मॉल से अगर बिगर ड्रॉप में कन्वर्ट होगा तो लिक्विड क्या होगा, हीटअप होगा। क्लियर है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम अगली क्लास में आएंगे तो इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस और बाकी कॉन्सेप्ट सरफेस कैपिलरी राइज का और प्रेशर डिफरेंस का, ये सब चीजें हम लोग करेंगे, एक्सेस प्रेशर वगैरह का। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट में हमें बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।